हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं। इन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में से लास्ट लेक्चर में हमने 2024 का हिस्ट्री सेक्शन कवर किया। हिस्ट्री में हमने देखा कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाउ मोस्ट ऑफ देम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। और 2024 का उसी सीरीज़ में आज जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो ज्योग्राफी है। हमारा पर्पस ये है कि आप ये समझ पाएँ कि PYQs का कितना इंपॉर्टेंस है, और जब तक आप PYQs बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगा देन हमेशा से आपको UPSC का जो प्री का पेपर है यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जबकि ऐसा है नहीं। और यही एक चीज़ है कि हाउ यू हैव टू एनालाइज दिस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपको बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। और वंस यू एनालाइज देम थोरोली तो आप देखेंगे, और यही बात हम अपने सारे लेक्चर्स में एविडेंस के साथ कर रहे हैं कि इट्स ओनली PYQ है जो आपका वे आगे निकाल सकती हैं। और इसे आप बिल्कुल भी कैजुअली या लाइटली ना लें, क्योंकि बिना PYQ का हमेशा से आपको ये क्वेश्चन UPSC का लैंग्वेज हर कुछ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। दैट बीइंग सेड, और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं देन वी हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स। ऐसा आपको PYQ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जाके प्रीवियसली सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हमने इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी 2024 के सारे सेक्शंस, उसके अलावा भी हमने थीम वाइज भी वहाँ पर कई सारे वीडियोस और लेक्चर्स कवर किए हैं। अगेन ये आज हमारा 2024 का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और इसमें हम देखेंगे कि किस किस थीम से, जैसे ये सोलर रेडिएशन के क्वेश्चन हैं, इसके बाद डिफरेंट अलग अलग थीम से हम क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि हाउ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हमें कैसे हिंट करती है कि हमें उसके प्रेजेंट एग्जाम में हमें उसके ऑप्शंस एलिमिनेट करने में या तो वो मदद करती है, या डायरेक्टली दे आर आस्क्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन आपको पहले से एक हिंट देकर पूछा जा चुका है, उसी में से थोड़े बहुत चेंजेस करके एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेट ऑफ थीम्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस डोमिनेट करते रहती है, UPSC पूछते रहती है। अगेन ये 2024 का है और सारा क्वेश्चंस हमारी मैपिंग सेट ए की है ना। तो 2024 का पहला सवाल ही था आपसे ज्योग्राफी का, और थीम था सोलर रेडिएशन। कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसको सॉल्व करने से पहले या इसको एनालिसिस करने से पहले एज वी डू कि हम आपको ये बताएं कि हाउ इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके ऑप्शन को अगर आप पहले से एनालाइज करके रेडी करके रखेंगे तो आपको काफ़ी ये प्रिपेयर करने में आसानी कराता है। इससे पहले देखिए 2023 के 62nd में ये पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर भी देखिए इंसोलेशन से, सोलर रेडिएशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स देन रिसीव्ड एट पोल्स। देन वी हैव दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। देन वी हैड इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज concentrated in the lower atmosphere. And then fourth we have infrared waves are part of visible spectrum of the electromagnetic waves of solar radiation. तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक साल के यानी प्रीवियसली एनालिसिस में आप पाएंगे कि आपको इंसुलेशन के बारे में एक इससे हिंट मिल जाना चाहिए। यू नीड टू एनालाइज कि इंसुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमें ये पता होता है कि पोल्स में इंसुलेशन इक्वेटर की तुलना में कम होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। वो सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में। इसी में फिर हम हीट मैप को पढ़ते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जब सन से रेज आती है रेडिएशन तो उसका कितना % रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कितना एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एंड देन फिर इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसका डिटेल जब आप इसको एनालाइज करके पढ़ते हैं तो वी कम टू एन कंक्लूजन कि इन इंसोलेशंस का वाटर वेपर पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर और दूसरे गैसों का क्या असर होता है, एंड हाउ हीट इज़ मेंटेन्ड। ये सारा डिटेल जैसे ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है वाटर वेपर, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि अर्थ का सरफेस एमिट करती है उसे वो एब्जॉर्ब करती है। इस तरह के सारे डिटेल्स जब आप जानते हैं तो यू हैव ए फेयर आइडिया कि आपको पता लग जाता है कि हाउ हीट इज़ मेंटेन्ड। एक्सप्लेन करने के लिए देखिए फिर मैं आपको PYQ को लेके सारा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने बैठ जाऊँ, दैट इज़ नॉट वायबल, और ये पॉसिबल भी नहीं है। सो जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाउ यू नीड टू एनालाइज, है ना। फिर आपको ये देखना होगा कि इंफ्रारेड रेडिएशन अगर ऑप्शंस में आपको दे रहा है इंसुलेशन में होती हैं तो यू नीड टू हैव ए आइडिया कि कितना % होता है। रफली 2/3 कह रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। इंफ्रारेड एक लार्ज पोर्शन होती है, लेकिन इंसुलेशन में बहुत सारा
बहुत तरह के वेवलेंथ होते हैं, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, है ना। तो इस तरह से कह देना कि दिस कॉन्स्टिट्यूट 2/3, दिस मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर आप देखेंगे कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में एक ब्रॉडर आइडिया होता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी साल 2022 में 81 नंबर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इस तरह के सवाल पूछ चुका है। जब हमने बात की कि इंसोलेशन के बारे में, तो फिर ये कह रहा था कि हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरीली कूल करना अर्थ के सरफेस को हाई क्लाउड का काम नहीं है। सिमिलरली ये लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉजेज वार्मिंग इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। देखेंगे इससे पहले भी 2012 में 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन वाज नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्यों ऐसा होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द ऑप्शंस आपको एनालाइज करके पढ़ना है। फिर देखेंगे 2012 में 62 नंबर क्वेश्चन फिर आपको पूछा था इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली रेजिंग, और ये टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा है। बिकॉज ये क्यों ऐसा होता है? सो दिस 4 ऑप्शंस वर गिवन। कहने का पॉइंट ये है, अब इसके स्टेटमेंट में देखिए, वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इन हीट, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड देन इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इनमें से किसे एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे पैटर्न भी है जो ऑप्शंस का ना, वो भी एक जैसे हैं। हम आइए 2024 का एस बी आर डूइंग कि हम क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेंगे, गिवन ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं, और अगर चाहते हैं आपकी प्रीवियसली आस्क्ड हम लेक्चर्स को भी, क्वेश्चंस को भी कवर करें डिफरेंट लेक्चर में, तो काइंडली लेट अस नो। और उसी को हमने सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को 2011 से लेकर 24 तक इतने सारे क्वेश्चंस को थीम वाइज कवर करना, दैट इज़ क्वाइटली इम्पॉसिबल जैसा है। तो आप हमारे ई बुक में प्ले स्टोर पे जाएं, सेलेक्ट सिविल्स के, और वहाँ से आप ई बुक से सारे हमने क्वेश्चन को थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट किया है, और उसके हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को हमने एनालाइज किया है। हैव इंक्लूडेड दिस मैप कि आप अर्थ के इंसोलेशन को और उसके सोलर रेडिएशन के बारे में समझ सकें। नाउ वी आर कम टू क्वेश्चन नंबर 24 जो हमसे पूछा गया था। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन कि ये आपका टेस्ट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर एंड द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब नाउ वी हैव एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्टेरियल रेडिएशन। सो वी हैव स्टेटेड दैट दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि द एटमॉस्फेयर इज प्राइमरीली क्यों हीट होता है कि टेरेस्टेरियल रेडिएशन जो होता है, जो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ से हीट लॉन्ग वेव के फॉर्म में, दिस मेनली हीट, ना कि इंसोलेशन से हीट नहीं होता। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 1 एज इनकरेक्ट। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। दिस स्टेट्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन आर एक्सेलेंट ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको कि टेरेस्टेरियल रेडिएशन से जब निकलता है, दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस मेक्स डी 1 एज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। दिस मेक्स स्टेटमेंट डी एज अ राइट ऑप्शन। तो दिस इज हाउ PYQs हेल्प यू, और यही हमारा पर्पस भी है कि हम आपको दिखाते रहें कि एक थीम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर या सिमिलर लाइंस पे होते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जो कि पूछे जा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप उसका ब्रॉडर एक प्रिपेयर करके जाएं उसके बारे में, सो दैट आपको उसी से रिलेटेड कुछ आसपास की चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको ऑप्शन से इट विल हेल्प यू टू फाइंड द राइट आंसर। अब इसको देख लीजिए 2024 के सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछ रहा है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे क्या है, मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। फिर आपको कह रहा है सर्सन थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। तो जब आप 2004 का, हालांकि ये 2004 है, थोड़ा सा पुराना है, वी एनालाइज फ्रॉम 2011, वहाँ से भी हालांकि आपको यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि थिकनेस जो है आपके एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में भी ट्रोपोस्फेयर जो कि नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है इक्वेटर पे, उसका ये यहाँ पर रीज़न है। तो जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो विल कम टू नो कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज रियली ग्रेटर। और इसके एनालिसिस में ही आप पाएंगे कि दिस इज, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 ही इसका रीज़न है, बिकॉज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, थिकनेस आपका ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर पर। सो डायरेक्टली 2004 का ये क्वेश्चन आपको +2 मार्क्स
दिला सकता है सिर्फ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करें अच्छे से तो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस मेक्स ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स वाई ऐसा होता है कि थिकनेस ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पर। ये उसी का आप सोलर रेडिएशन का हाउ अर्थ रोटेट्स एक्सप्लेनेशन है और इसको हम एक बार इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। द क्वेश्चन एक्सप्लोर्स द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड द डायनामिक्स ऑफ द हीट ट्रांसपोर्टेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट्स, पहला कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। पहले भी हमने देखा कि इंसुलेशन, हालांकि वो कह रहा था कि 10 times मोर देन पोल्स, ज़्यादा तो होता है, मोर इंसुलेशन लीड्स टू मोर थिकनेस। दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स कि द ट्रोपोस्फेयर इज थिकर एट द इक्वेटर ड्यू टू हायर टेम्परेचर एंड इंटेंस हीटिंग फ्रॉम द सन कॉजिंग द एयर टू एक्सपैंड एट द पोल्स द कूलर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन अ थिनर ट्रोपोस्फेयर। दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाई एट द इक्वेटर द स्ट्रॉन्ग हीट एट द अर्थ सरफेस, जैसा हमने देखा स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन और हीटिंग की वजह से लीड्स टू राइजिंग वार्म एयर creating convectional currents that transport heat to higher latitudes. So both statement 1 and statement 2 are correct and 2 explains कि why ऐसा होता है. Now we have added tips and tricks कि when you get a question like this or when you analyze previous asked questions, तो how you need to have a analysis of these themes. और काफ़ी आपको ये ईज दिलाएगा सो दैट आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि हाउ यू नीड टू हैंडल देम। अदरवाइज मॉक देते रहिए, है ना, टेस्ट देते रहिए, आप जितना भी देखेंगे लगातार क्वेश्चन उठा के पूछता है, एक ही लाइन पे पूछता है और ये लगातार होता ही आया है। 2023 के बाद एक बार बहुत तेज़ वो हंगामा होने लगा कि भाई अब ये सब नहीं चल रहा है, नाउ यूपीएससी हैज़ अवेकेंड, बट ऐसा है नहीं, सारा नॉनसेंस है। अगेन देखिए 2024 में 4 नंबर क्वेश्चन, दिस इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन मंथ ऑफ जनवरी। फिर देखिए 2020 के 93 में ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में जब पूछ रहा था, वहाँ भी आपसे ये कह रहा है कि 26 डिग्री आइसोथर्म से इसको मापते हैं, जो कि 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में है और जनवरी और मार्च के बीच में नापते हैं। फिर कह रहा है ओशन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च कैन बी यूज्ड बाय असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर। इसमें पूछ रहा था कि जनवरी के आइसोथर्म को जो बेसिस लिया जाता है फॉर डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में, तो ये किसके बेसिस पर लेते हैं। क्लियर कट लिंकेज यू विल सी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस में। तो एक बार हम 24 का एनालिसिस देख लेते हैं। ये जनवरी के मंथ में सरफेस एयर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी एनसीईआरटी में ये है ही, बट स्टिल वी हैव इंक्लूडेड देम ऑल इन आवर एनालिसिस एक जगह। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट दिस इज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, फिर हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। आइसोथर्म है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट कर जाता है, वो ओशन में, और साउथ की तरफ डेविएट कर जाता है कॉन्टिनेंट में। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज आइसोथर्म ऑफन शो ए डेविएशन जनवरी में, बिकॉज ओशंस वो हीट को रिटेन करती है बेटर देन लैंड। वी नो कि कूलिंग और वार्मिंग लैंड का क्या होता है, रिलेटिवली आसानी से होता है, और ओशन उसको ज़्यादा देर तक रेदर, और उसके उलट ओशंस क्या करती है, ज़्यादा टाइम लेती है। इन विंटर आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड ओवर ओशंस। स्टेटमेंट 2 दिस इज इनकरेक्ट, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज लेके पढ़ सकते हैं। दैट वी हैव इंक्लूडेड इन आवर ई बुक। और अगेन ये सारा जो आप नोट्स देख रहे हैं ये हमारे ई बुक का ही एक हिस्सा है, जिसमें हमने हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज किया है और उसका डिटेल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एग्री इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। दिस इज आस्किंग कि वेल नोन है लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर के बारे में कौन सा, ये 2 देश। दैट ऑप्शन नंबर सी, कोट डिआइवर एंड घाना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड फॉर कोकोआ। और ये आपका क्रॉप्स के बारे में या एग्री इकोनॉमिक के बारे में जितने क्वेश्चंस पूछे हैं हमने उसे भी एक थीम वाइज एग्रीगेट कर दिया है। देन यू विल लर्न कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्रॉप्स के बारे में वेरिएशन। कोकोआ इज आस्क्ड, तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कोकोआ के बारे में पूछेगा। टी के बारे में पूछा था रिसेंटली, टी बोर्ड से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2000 आई थिंक इट वाज 22, है ना। या फिर आपको कैश क्रॉप्स में रबर्स इसके बारे में पूछता है। देन आपको भी ड्रम स्टिक ये पूछा था। सो देन पपाया पूछा था लास्ट ईयर। तो दैट वी हैव ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन अ डिफरेंट थीम, और वहाँ पे आप उसका एनालिसिस देख सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स है, 2.2 मिलियन मेट्रिक टन ये प्रोड्यूस करती है, फॉलोड बाय घाना। तो दिस 2 आपका
ऑप्शंस भी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इज इंडोनेशिया और ये उसका एक मैप है। दिस इज़ व्हाट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड लुक्स लाइक, और these are dominated by Africa. So this kind of mind map will help you retain maximum for your exam. 2024 में फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए ये अगेन रिवर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप रिवर पाथ से भी देखेंगे क्वेश्चन के किस तरह के पूछते हैं, तो हमारा पर्पस यहाँ पर आपको एविडेंट ये चीज़ कराना है कि प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन हेल्प करते हैं। बाकी रिवर पाथ से जितना भी सवाल अब तक पूछा गया है 2011 से 24 तक, दैट वी हैव इंक्लूडेड इन आवर थीम। तब यू कैन हैव ए आइडिया कि आपको साउथ के रिवर्स में फोकस करना है तो कौन से नदियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स में रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट स्मॉल रिवर्स, या फिर गंगा इंडस जैसी जायंट रिवर्स ही आपके लिए सफाइस कर जाएंगी। सो 2024 में क्वेश्चन नंबर 6 वाज आस्किंग with reference to Himalayan river joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? कि वेस्ट से ईस्ट आते आते कौन से रिवर का सीक्वेंस है जो कि प्रयागराज के बाद फॉलो करती है। सीक्वेंस है आपका ये 4। तो अगर आप 2024 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि वर्ड आपको चेंज करके या पूछने का तरीका चेंज करके सेम क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन द ईयर 1997 में। देखिए आपको मैप दे दिया गया है 4, 1, 3 और 2, और ये रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द मैप शोन इन द फिगर रिवर्स लेबल्ड एज 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका जब आप एनालिसिस करिएगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ए मीन्स फर्स्ट वन इज कोसी, दिस इज कोसी, देन सेकेंड इज गोमती, थर्ड वन इज घाघरा, एंड ऑब्वियसली चौथा आपका गंडक है। दैट मीन्स सबसे पहले इट इज़ ज्वाइंड बाय गोमती, देन इट इज़ ज्वाइंड बाय घाघरा, देन बाय गंडक, देन बाय कोसी। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। और एग्जैक्टली यही चीज़ आपसे पूछा गया है 2024 में। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी दिस टाइम गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली आपको यहाँ +2 हो गया, यानी 2024 में जो सवाल पूछा गया है 6ठा नंबर का, वो डायरेक्ट आपका रेप्लिका है 1997 के पूछे गए सवाल का। सिर्फ यहाँ पे आपको मैप दे दिया गया था। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया हो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन का, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज इट इज़ ज्वाइंड बाय गोमती, देन घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। तो देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है 2023 का पहला क्वेश्चन। ये रिवर पास है, रिवर पास इन बिहार, दिस इज़ मेन गंगा और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देन घाघरा, गंडक ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, देन बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, और फिर इस तरफ से सोन है, पुनपुन है, फगलू है, जो भी रिवर्स इसको ज्वाइन करती है, एंड देन इट इज़ इनटू बे ऑफ बंगाल। ये उसी का एनालिसिस है ऑप्शन का। वैसे इसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल इफ़ यू वांट इट्स डिटेल्ड एनालिसिस तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, देन कोसी। एंड अगेन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल यू एनालाइज। और उससे पहले आपको पूछ लिया गया था कि झेलम रिवर वुलर लेक से गुजरती है, कृष्णा डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू को, गंडक के मेंडरिंग से कंवर लेक बनता है। सो 2023 में जब आप देखेंगे तो वी न्यू दैट दिस इज नॉट गंडक, रेदर दिस इज बूढ़ी गंडक। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 3 एज इनकरेक्ट वन। उसी तरह कृष्णा रिवर डायरेक्टली नहीं फीड करती कोलेरू को, दिस ऑल्सो मेक्स स्टेटमेंट 2 एज इनकरेक्ट, एंड दिस इज करेक्ट, मेकिंग ओनली वन ऑप्शन ए एज राइट आंसर। तो हमारा अगेन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि वी जस्ट मार्क दैट वुलर आपका झेलम रिवर वुलर से होकर गुजरती है, रेदर देन जब हम ये जानें कि कृष्णा जहाँ कह रहा है कि जैसे कृष्णा रिवर और कोलेरू लेक के बारे में, तो आप कोलेरू लेक से रिलेटेड सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस एक जगह नोट डाउन करके रखिए और उसको आप मेमोराइज़ करिए, देखते रहिए। किस तरह के इन्फॉर्मेशन कि ये आपके आंध्र प्रदेश में है और ये डायरेक्टली नॉट दिस इज फेड बाय कृष्णा रिवर। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, दिस इज इन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। सो इस तरह का रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जब आप देख के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर रखेंगे, दिस विल इमेंसली हेल्प यू टू गेट द राइट आंसर। आप सिलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाके इस ई बुक की कॉपी आप
यूपीएससी सेक्शन में अवेल कर सकते हैं, जहां हमने 2011 से लेकर 2024 के हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस और उसके पेंस के बारे में माइंड मैप्स, नोट्स, हर कुछ ऐड किया है। चलिए इस बार देखते हैं करंट रिलेटेड वर्ल्ड मैपिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछी है यूपीएससी 2024 में और दूसरे और सालों में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ सी के बारे में रैंडम आपको पूछ लिया गया, सो हाउ कैन यू फाइंड कि नॉर्थ सी का बॉर्डर कौन कौन सा लगता है। आपसे ऑलरेडी 2008 में पूछ चुका था कि नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, बाल्टिक सी या फिर ब्लैक सी, इनमें से कहाँ पर माल्टा लोकेटेड है। सो इसी में आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको नॉर्थ सी और इसके करस्पॉन्डिंग इसके आसपास के कंट्रीज़ का पता हो। व्हेन योर एनालिसिस इज डन फॉर नॉर्थ सी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसे करेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ऑप्शंस में देखिए मेडिटेरेनियन सी है तो आप इसका एब्रिविएशन बनाइए, ट्रिक बनाइए, जैसे भी इसे फेयरली देखते रहें सो दैट आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास के कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। अगेन बाल्टिक सी आपसे पूछा है तो ब्लैक सी फिर पूछा है। अगर इनके ऑप्शंस को देखिए, इससे पहले 2005 इस बार बेलियारिक आइलैंड के बारे में पूछा है और अगेन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो सिर्फ फिर आपको वही 4 सी के बारे में है, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, यानी कि इन चारों के बारे में आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। तो जब आप इसके बारे में प्रिपेयर कर लेंगे नॉर्थ सी के बारे में, अगेन इसी नॉर्थ सी के बारे में यहाँ पूछा है ना, सो नॉर्थ सी के साथ ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, इवन ऑप्शंस आर सेम। मैंने पहले भी आपको कई एग्जांपल में दिखाया है, जैसे लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में जब हम लास्ट लेक्चर में कल हम एनालाइज कर रहे थे हिस्ट्री के क्वेश्चन, तब हमने देखा कि प्लेसेस जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, इवन ऑप्शंस वेयर सेम, कि इतना भी बॉदर नहीं कर रही कि वो ऑप्शंस को भी चेंज कर दे। लाइफ ऑफ बुद्धा, अगेन लाइफ ऑफ बुद्धा उठा के पूछ दिया है। यहाँ पे देखिए इन चारों सी के बारे में अगर आपको पता है, काफ़ी आसानी से इसे हल कर सकते हैं आप। ये अगेन उसका एनालिसिस है। दिस इज़ कंट्रीज एनालिसिस। फिनलैंड ये बॉर्डर नहीं करती है नॉर्थ से इनकरेक्ट है। देन जर्मनी, जर्मनी करेक्ट है, नॉर्वे करेक्ट है। सो इस तरह से हमने एक डिटेल इसका देखा है। यू कैन हैव ए पॉज और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा नॉर्थ सी को घेरती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज। इसी तरह जितने भी सवाल आपके वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं, हमने अपने थीम में हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया है, सो दैट जैसे फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन बी रेडी वन फॉर दोज क्वेश्चन। उसी तरह आप देखेंगे अभी जो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है ना, प्लेसेस इन न्यूज से भी उसी आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मेडिटेरेनियन सी हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी आपको पूछ देता है यूपीएससी। आपको बस पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करना है कि किस थीम से किस तरफ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आप देखेंगे कि एक सेट नंबर ऑफ थीम्स है जिसके इर्द गिर्द ही सवाल घूमते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ रिवर ओरिजिन और इसके ट्रिब्यूटरीज। ये वाटरफॉल, रीजन, रिवर, इस बार हमने देखा हिस्ट्री में भी कि ये दो चीज़ों को मैच करने के लिए कह रही है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इनोवेशन बीइंग एडेड टू द क्वेश्चंस। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। एंड अगेन इसमें आपका हेल्प करेगी पीवाईक्यूज़। धुआंधार, हुंडरू और केरसोपा, ये 3 फॉल्स के बारे में पूछा गया था। 2021 में 55 नंबर क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा था कि ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर्स का राइज होता है। तो फर्स्ट वंस ईस्टर्न घाट इज आस्क्ड, तो आपको क्या करना है कि ईस्टर्न घाट से रिलेटेड जो मेजर रिवर्स हैं को एनालाइज कर लेना है, सो दैट आपको उसी में से एक दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इस बार, और उस पर आपको ईस्टर्न घाट की रिवर दे दी जाएंगी। सो यू कैन एलिमिनेट देम ईजिली। अब इसमें कह रहा है कि नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट। क्यों? अब यहाँ पर ये इसका रीज़न पूछ रहा है, लेकिन नर्मदा रिवर इज़ बीइंग आस्क्ड, सो यू नीड टू हैव आइडिया कि नर्मदा का कोर्स किधर है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके साथ साथ जैसे वेस्ट फ्लोइंग, तो आपको ये भी जान लेना है कि नर्मदा के साथ और कौन कौन सी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। इस तरह से एक होलिस्टिक यू नीड टू हैव एनालिसिस, और पीवाईक्यूज़ को आइडियल इसीलिए बना के आपको करना है। हम जानते हैं कि सिर्फ रिफ्ट वैली ही इसका रीज़न है, दूसरा क्योंकि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। दिस इज़ नॉट द आंसर। ये फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रीज़न। और दिस लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो नॉट द रीज़न। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर अराइव करने से ज़्यादा यू टेक पीवाईक्यूज़ एज अ हिंट कि आपको किसके अराउंड प्रिपेयर करना है खुद को, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। ये आपको एक आइडियल्स देते हैं, एक तरीका देते हैं कि दिस इज़ द एरिया वेयर यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टाइम एंड अगेन। ये एक बार मैप है, इसको देख लीजिएगा एंड देन
इसका एनालिसिस देखते हैं। धुआंधार, फर्स्ट इज धुआंधार मालवा नर्मदा, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू, मालवा से नहीं, है ना, ये दे दिया है मालवा, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रेदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, सो दिस मेक्स वन एज इनकरेक्ट। उसी तरह से हुंड्रू, छोटा नागपुर, स्वर्णरेखा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और हुंड्रू फॉल बनाती है। सो हुंड्रू वाटरफॉल इज वन ऑफ द स्वर्णरेखा रिवर्स, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ द झारखंड, इसका ये फॉल है। एंड देन वी हैव गेरसोपा वेस्टर्न घाट, नेत्रावली, दिस इज इनकरेक्ट। गेरसोपा जिसे जोग फॉल्स भी कहते हैं, दिस जोग फॉल इज ऑन श्रावस्ती रिवर नॉट नेत्रावती, सो यहाँ पर आपको नेत्रावती दे दिया है। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट ओनली वन, ऑप्शन ए एज करेक्ट आंसर। टेक अवे क्या है यहाँ आपका? अगेन व्हेन यू एनालाइज, 2024 का जब एनालिसिस करें तो ये नहीं कि बस आप ये फैक्चुअली याद कर लें। छोटा नागपुर रीजन पूछा है तो आपको क्या है कि छोटा नागपुर से निकलने वाले मेजर रिवर्स के बारे में आप आइडिया गैदर कर लें। सिमिलरली आपको यहाँ अमरकंटक दे दी होना चाहिए आइडियली, सो आपको मालवा दे दिया है। सो अमरकंटक से निकलने वाले, मालवा से निकलने वाले रिवर्स आपको पता होने चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ होलिस्टिक अप्रोच यू नीड टू अडेप्ट। या तो इसमें एफर्ट डालें या फिर रैंडम मॉक टेस्ट लगाते रहें कि कभी कभी हो सकता है कि 110 भी ले आएँ, फिर दूसरे बार 65 आए। कोई कंसिस्टेंसी नहीं क्वेश्चंस में, ना ही उसके सॉल्यूशन से खुश या फिर टेंस होने की ज़रूरत है। सो अल्टीमेटली PYQs आर द बॉस। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी में जो हमारा थीम बुक का 13 है और टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन। इसके बारे में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, देन वी विल एनालाइज अबाउट ये आपका 24 का जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। फर्स्ट है कि एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर इज लो, आपको एक डिस्क्रिप्शन बता रहा है एंड यू नीड टू फाइंड कि किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन ये है। फिर दूसरा है प्रेसिपिटेशन ऑकर, सालों भर कुछ ना कुछ बारिश होती है। एंड देन जो प्रेसिपिटेशन होती है वो 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज दिस? दिस इज आस्क्ड इन ईयर 2024, क्वेश्चन नंबर वाज 13। उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये पूछ दिया गया है। सो डायरेक्टली दिस इज हिंटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ 2015। उसमें क्या कह रहा है, फिर से आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम, यानी कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या है, लो है, दिस इज़ लो। तभी होगा ना ईच डे इज़ मोर और लेस सेम, कि एक जैसा ही हर दिन होता है लगभग। द मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड द ब्राइट विथ अ सी ब्रीज एंड द सन क्लाइम हाई इन द स्काई, हीट्स माउंट्स अप, और डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है विथ थंडर एंड लाइटनिंग। लेकिन रेन क्या होती है, बारिश कम हो जाती है, प्रेसिपिटेशन यानी कि कम होता है। लेकिन हर दिन लगभग ऐसा ही होता है कि एक जैसा होता है, आसमान साफ होता है, फिर घने बादल छाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। अगेन यू नीड टू टेल कि ये कौन सा क्लाइमेटिक टाइप का एरिया है। सो जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो ये आपको हिंट करेगा कि सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2024, है ना। उठा के बस डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। उसी तरह 2014 में पूछ रहा था कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को क्या कहते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सवाना, इक्वेटोरियल, मानसून, मेडिटेरेनियन है। यहाँ पे देखिए तो इक्वेटोरियल, मेडिटेरेनियन, मानसून, यानी कि जो ऑप्शंस में है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मस्ट है कि पता होने चाहिए। सिमिलरली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। एंड देन मानसून क्लाइमेट क्या है, इसका डिटेल और आपका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे आपको इक्वेटोरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करेगा, ये डिस्क्रिप्शन दे देगा चाइना टाइप क्लाइमेट का या फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन, एंड एक वर्ड में पूछेगा कि ये क्या है बताइए। इसी तरह से जो भी ऑप्शंस आपको मिले हैं, सवाना, इक्वेटोरियल, मानसून, मेडिटेरेनियन, उसके साथ साथ चाइना टाइप क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो इन सारों का डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के वहाँ पर एग्रीकल्चर है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितना होता है और किस तरह के वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिटेल आपको दे के एक सिंपल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड यू नीड टू आंसर दैट। तो आपको हमेशा से ऑप्शन से ये हिंट मिलता रहेगा। ये उसी का हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का आपका डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पर क्या मिलता है। दिस इज़ आवर 0 डिग्री और 10 डिग्री में जाइएगा तो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उससे ऊपर 10 से 30
10 से 30 में जाइएगा तो हॉट डेजर्ट, और उस पर सूडान टाइप एंड देन मानसून टाइप। फिर 30 से 45 के बाद में आपको मेडिटेरेनियन, स्टेपी एंड देन चाइना, और देन वी हैव इस तरह के क्लाइमेट। आप एक पॉज ले सकते हैं, या तो यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपना ऑथेंटिक जो आपका सोर्स है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जहाँ से भी पढ़िए, पर्पस ये है कि बस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के पढ़िए, उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। दो स्टेटमेंट 1 है ये, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन्स विथ अ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस, जहाँ पर समुद्र का बहुत कम असर होता है। वेयर द ओशंस मॉडरेट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स सच एज इन मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्रिसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर, दिस सजेस्ट अ ह्यूमिड क्लाइमेट विथ कंसिस्टेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ए की फीचर ऑफ अगेन मेरीन वेस्ट कोस्ट। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है प्रिसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 से 250 सेंटीमीटर, बहुत लंबा वेरिएशन है। दिस प्रिसिपिटेशन रेंज इज टाइपिकल ऑफ मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वेयर एनुअल रेंज इज मॉडरेट टू हाई। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट डी, यानी कि ये आपका मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के बारे में कह रहा है। 2015 में आपको इक्वेटेरियल पूछ लिया, 2020 में मरीन पूछ लिया। फिर क्या है प्रोबेबिलिटी कि चाइना टाइप का डिस्क्रिप्शन दे के इट विल आस्क व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज़ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चाइना टाइप जो है उसका क्या गुण है। सो दैट विल बी द आंसर। फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन, कि वहाँ पर कौन से सीरियल्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे के पूछ देगा। प्रेसिपिटेशन कैसा होता है उसके बारे में दे के पूछ देगा। तो द होल पॉइंट इज़ कि आप जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं इनको आप अच्छे से डिटेल प्रिपेयर कर लीजिए, और इसी में से एक उठा के आपको नेक्स्ट ईयर दे मेक्स ए क्वेश्चन आउट ऑफ इट, और उसी का फिर अगेन टू प्रिडिक्ट। अगेन 24 में 14 नंबर क्वेश्चन, दिस टाइम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा है ना, कोरियोलिस फोर्स। फिर 2015 में पूछा है साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में साइक्लोन्स नहीं ओरिजिनेट होते हैं, तो इसका क्या वजह है। 2015 का 5वां क्वेश्चन ही आपको 24 के इस सवाल को हेल्प करने में हिंट करेगा। हाउ, कि यहाँ पर आपको कोरियोलिस फोर्स बहुत वीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो यू नीड टू नो कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे वीक है, अगर वीक है तो इसके क्या रीजंस हैं, और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। पोल्स पे क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, और इक्वेटर पे क्या होता है, कहाँ पे ज़ीरो होता है। ज़ीरो होता है तो व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट। तो वंस यू डन योर एक्सरसाइज फॉर कोरियोलिस फोर्स, तो वही कोरियोलिस फोर्स के बारे में यहाँ पूछ लिया है आपसे। ITCZ यहाँ पर है ना, ITCZ कह रहा है यहाँ पर सेल्डम ऑकर, इस वजह से ओरिजिनेट नहीं होता साइक्लोन। अब साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में साइक्लोन से भी भर भर के सवाल हैं, और उसमें भी बहुत लिमिटेड थीम्स हैं कि उसके आई का प्रेशर कितना होता है, उसमें भी एक डाटा आपको दे दिया था, है ना। फिर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि साइक्लोन हाउ दे ओरिजिनेट्स और उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो इस तरह से जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं PYQs का, सो उसी से घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है। अब ITCZ के बारे में यहाँ दे दिया है, तो आप ITCZ के बारे में डिटेल जान लें, सो दैट जब आपको नेक्स्ट टाइम ITCZ के बारे में कुछ पूछे तो आपको उसके बारे में आइडिया हो कि ये क्या हमसे पूछ सकता है। दिस इज़ मैप ऑफ कोरियोलिस फोर्स, हाउ इट इफेक्ट, इसको आप पॉज करके देखिएगा। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन असेस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोरियोलिस फोर्स। ये है क्या, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरह से ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स को ये असर करता है। सो फर्स्ट वी एनालाइज स्टेटमेंट 1, दिस स्टेट्स इट इंक्रीज विद द विंड वेलोसिटी। सो ये बिल्कुल सही है, कोरियोलिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये द whether it is wind or ocean current, as wind speed increases the Coriolis force become stronger. So this makes statement 1 as right. दूसरा कह रहा है कि this is maximum at poles और absent होता है equator पर, and statement 2 is also correct because the Coriolis force is maximum at poles because Earth's rotational velocity is slower, और इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द इक्वेटर इज मैक्सिमम लीडिंग टू नो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है बिकॉज अर्थ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली। So this statement is also correct. This makes option number C as right answer. Again we have added tips and tricks while you analyze the question. तो आप पॉज करके ये भी देख सकते हैं, या अगेन सेलेक्ट सिविल्स पे जाके आप ऐप इंस्टॉल करके UPSC सेक्शन में यू कैन अवेल दिस PYQ ई बुक, और वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का ऐसे एनालिसिस मिलेगा। ऑल राइट, ये हमारा लास्ट सेक्शन आज का है
2024 में 15 नंबर क्वेश्चन, दिस वाज रिलेटेड टू अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और ये तो सीधा सीधा आपको n नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 2024 में आपसे पूछा 21 जून को हर साल क्या होता है, ये आपका रिपीटेड वर्ड बाय वर्ड मेनी टाइम्स है। डायरेक्टली आपको एक ही सवाल पूछ रहा है घुमा घुमा के। 2024 के 15 नंबर सवाल में है 21 जून को हर साल विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12। 21 जून को वी नो दिस इज समर सोल्स्टिस। अब इसमें क्या होता है, वो भी आपको कह रहा है कि सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा पड़ती है, बस आपको बताना है कि कहाँ पर ऐसा होता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में 29 नंबर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली कब होता है। लॉन्गेस्ट डे अगेन वी नो दिस इज समर सोल्स्टिस, नन अदर देन 21 जून। तो ये आपका हो जाएगा जून के सेकेंड हाफ में, है ना, 15 दिन के बाद 21 तारीख को। सो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज। अब अगेन आपसे पूछा है 21 जून क्या होता है 2019 में, 2022 में, 2024 में। 21 जून को अगेन हम जानते हैं कि दिस इज समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस में क्या होता है, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इससे ज़्यादा वर्ड बाय वर्ड आपको क्या पूछ सकता है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इस लेवल पर भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, कभी कुछ से कुछ जो रिसोर्स कोई रिकमेंड कर दे, जो आप पढ़ते रहें, बस उसी पे पढ़े रहिए। और क्या मॉक में आंसर आ रहा है, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मेक्स नो सेंस। मॉक्स ठीक है, आप उसको एज ए नॉलेज बेस उसको फिल करने के लिए ना, कि कुछ चीज़ें हो सकती है आपकी वो सेक्शंस जो आपसे छूट गया हो कवर करना, दैट मॉक कैन हेल्प यू, कि आप मॉक टेस्ट दे लें और वहाँ से उसकी भरपाई कर लें। लेकिन मॉक से खुद को एसेस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs सॉल्व करें और उससे तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। एक और फ़ायदा है ना कि आपको लैंग्वेज जो होती है यूपीएससी की, उसके बारे में आप अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। कितना भी हाई क्वालिटी कोई इंस्टीट्यूट कितना भी दावा करती है, वो यूपीएससी के लैंग्वेज पे, यूपीएससी के लाइन पे दे कैन नॉट क्रिएट क्वेश्चंस। हम कोई आपको पढ़ा नहीं रहे, है ना, हम भी कोई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि वी विल गिव यू द बेस्ट मार्क्स। नो, हमारे पास कोई यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स ही नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रिपरेशन में देखा कि PYQs का कुछ भी बिक रहा है मार्केट में, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ लोगों को चाहिए जिससे हेल्प हो सकता है, वो कोई दे ही नहीं रहा है। सो वी हैव क्रिएटेड एन ई बुक, और वहाँ पे इसी तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस, फिर हर ऑप्शन को हमने एनालाइज किया, और फिर हर ऑप्शन के एनालिसिस के बाद राइट आंसर पे वी हैव अराइव्ड, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन और फिर टिप्स एंड ट्रिक्स वी हैव एडेड, सो दैट आप अच्छे से इनसाइड आउट। और अगेन सिर्फ हमारे बुक पे रिलाय बेहतर होगा कि उसके बियॉन्ड भी आप जाके खुद से थोड़ी सी माइनिंग कीजिए, है ना, आप खुद से माइनिंग कीजिए और देखिए कि किस तरह के PYQ से आप इंटरलिंक कर सकते हैं टॉपिक्स को, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। सो दिस वाज ज्योग्राफी क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2024। सो वी हैव सीन कि हमेशा से PYQ से आपको मदद मिलेगी, चाहे किसी भी सेक्शन में देखें। हमने n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाए, और उसमें से वेदर इट इज़ अर्थ का रोटेशन हो, इंसोलेशन हो, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, समर सोल्स्टिस तो हमने देखा कि घुमा घुमा के हर साल पूछ रहा है ना, व्हाट इज समर सोल्स्टिस, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि होता क्या है। सो इस तरह से PYQs को आप एक आइडियल की तरह रखिए, और इसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड तैयारी करिए। और ये सारा एनालिसिस आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाके अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट एन ई बुक, और काफ़ी मेहनत से हमने एक ई बुक प्रिपेयर किया है आपके कन्वीनियंट के लिए। उसके बावजूद भी आपके कोई राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। और नेक्स्ट हम 2024 का जैसे हमारे पास ख़त्म होगा 2024, ऑलमोस्ट हमने सारे थीम कवर कर लिए हैं। वंस ये 2024 वाला एनालिसिस कंप्लीट, देन वी शैल स्टार्ट एनालाइजिंग थीम वाइज। हमने शुरू भी किया था, बट हमें लगा कि पहले हम आपको ये दिखा दें कि 2023 से ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं हो गया है। सो थीम वाइज फिर हम एनालिसिस लेके आएंगे, एंड वी शैल कीप यू कन्विंस्ड कि आप IQ को ही सेंटर पर रख के एनालाइज करें, और रैंडम मॉक टेस्ट लगाने से बचें। मॉक टेस्ट दे लें, बट जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो PYQs पे आपकी कमांड्स होनी चाहिए। दैट बीइंग सेड, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।